तो हेलो एवरीवन, आज मैं एक C++ की क्लास स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो कि फर्स्ट सेशन होगा और अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ। तो यहाँ पर मैं एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट करता हूँ एक न्यू ग्रुप क्रिएट। तो व्हाट्सएप के थ्रू मैं यहाँ पर लोगों को इनवाइट करने जा रहा हूँ जो कि मेरे ग्रुप के अंदर अवेलेबल है। मैं आपके लिए एक फोल्डर रेडी करता हूँ। इसी फोल्डर के अंदर मैं आपकी सभी फाइल्स को स्टोर कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पर C+ लैंग्वेज जो कि हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो क्या है, इसे ओपन करके देखते हैं। तो देखिए आज हम यहाँ पर C+ स्टार्ट करने जा रहे हैं। C++ क्या है? ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसके थ्रू आप अपने पास ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रोग्राम्स, विंडोज डेवलप कर सकते हैं, अपने ड्राइवर्स बना सकते हैं। ये जो लैंग्वेज आती है ये आई कैसे, बनी कैसे, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, आखिर हम C++ कहलाएगी क्या? तो इन सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर गेट करते हैं। तो मेरे पास है C++ की प्रेजेंटेशन जिसके अंदर पहली स्लाइड है व्हाट इज C++। तो आज हम जानेंगे C++ है क्या। तो हमें यहाँ पर पता लगा C++ इज जनरल पर्पस, यानी कि जनरल पर्पस वो चीज जो हमें रेगुलर बेसिस के ऊपर रेगुलर वर्क के लिए यूज में आती है। यहाँ पर जैसे मैं आपके साथ इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस में कम्युनिकेट करने के लिए यूज कर रहा हूँ स्काइप, पावरपॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जिसका नाम क्या है, विंडोज। तो इन सारी चीजों को कम्युनिकेट करने के लिए और जनरली इन सारी चीजों का जो कि हम यूज करते ही हैं, उस तरह की चीजों को डेवलप करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, C+ का। तो ये क्या एक जनरल पर्पस, क्योंकि वो सारे पर्पस जो कि आपको जनरली यूज आते रहते हैं। जनरल पर्पस केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव इट मींस हम यहाँ पर कैपिटल ABCD और स्मॉल ABCD को दो अलग अलग एंटिटी मानेंगे और इसी के साथ जो हम वर्क करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम ये मानेंगे अगर किसी पर्सन ने एक वर्ड लिखा है सपोज दैट हेलो, और हेलो के सभी कैरेक्टर्स ने कैपिटल में लिख दिए, देन उसने लिखा अगेन हेलो और उसके सभी लेटर्स उसने स्मॉल लिख दिए, तो बोथ आर द डिफरेंट कीवर्ड अकॉर्डिंग टू C++ लैंग्वेज। और C++ कंप्यूटर की ज्यादातर लैंग्वेज इसको अलग अलग मानती है, जो कि एकदम सही है। इसी वजह से एक मेजर पॉइंट आपको बताता हूँ, आप अपने पासवर्ड जब भी देते हैं कैपिटल और स्मॉल अलग अलग आइडेंटिफाई हो सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये हर लैंग्वेज के अंदर होना चाहिए, दैट इज केस सेंसिटिव। तो C+ भी हमारी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है जिसके अकॉर्डिंग हर कैरेक्टर अलग अलग स्टोर होता है। देन उसके बाद आता है फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसका मीनिंग ये है कि आपको ये जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो किसी अमाउंट को पे करने की जरूरत नहीं है इस लैंग्वेज को यूज करने के लिए, ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है C++ के डेवलपर्स के थ्रू। इसके अलग अलग बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं जो कि अलग अलग एप्लीकेशन इसको यूज करने के लिए हमें हेल्प प्रोवाइड कराती है। मैं कुछ के नाम लेता हूं, जैसे कि देखिए टर्बो सी। टर्बो सी के अंदर हम C++ को इजीली यूज कर सकते हैं। ये एक एप्लीकेशन है जिसके अंदर इस लैंग्वेज से रिलेटेड कोड दिए गए हैं। इसी तरह से कोड ब्लॉक, डेव+, विजुअल स्टूडियो और सो ऑन, बहुत सारी और भी एप्लीकेशन है जो कि इसको सपोर्ट कराती है। इंटरेस्टिंग पॉइंट इज दैट कि यहाँ पर ये सारी चीजें हमें फ्री में प्रोवाइड होती हैं। क्यों? क्योंकि C+ लैंग्वेज फ्री है। यूजर अगर फ्री है तो इसे यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करके इससे कनेक्टेड वर्क कर सकता है, जो कि सपोर्ट करती है। C+ लैंग्वेज सपोर्ट करती है किसे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को मैं डिटेल करूंगा, बट यहाँ पर आकर जो कि मैंने उस कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको दे रखा है, ठीक। यहाँ पर आके इसे डिटेल करेंगे। सिर्फ इतना समझ लेते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का मीनिंग इतना होता है कि आप अपने पास अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को जोड़कर एक कीवर्ड के थ्रू उनको बार बार या अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज कर पाते हैं, दैट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। नेक्स्ट है प्रोसीजरल बेस्ड। आपको किसी भी वर्क को परफॉर्म करने का एक तरीका या मेथड होता है, उसी के थ्रू
हम उसे कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पर C प्लस भी उसी के अकॉर्डिंग चलती है कि यहाँ पर आपके सामने एक स्क्रिप्ट होगी, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होगा किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए। हर टास्क के लिए अलग अलग क्राइटेरिया डिफाइन गए हैं जो कि हमारे प्रोसीजरल के अंदर आएंगे। उसके बाद है जेनरिक प्रोग्रामिंग, यानी कि आप यहाँ पर इसको मल्टीपल बेस पे, मतलब एक चीज को जब आपने एक चीज बार डिफाइन कर दिया उसको आप रीडिफाइन करके फिर से दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, यानी कि अलग अलग पर्पस वर्क के लिए। तो ये तो था इसका फर्स्ट पॉइंट, किसका, व्हाट इज C प्लस। C प्लस इज जनरल पर्पस केस सेंसिटिव फ्री फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोसीजरल एंड जेनरिक प्रोग्रामिंग। नेक्स्ट लाइन के अंदर आते हैं जो कि हमें कहती है C प्लस इज मिडल लेवल लैंग्वेज। मिडल लेवल लैंग्वेज इसको क्यों कहा जा रहा है, तो इसको आप समझिए एज इट एनकैप्सुलेट, क्योंकि ये क्या कर देती है, एनकैप्सुलेट कर देती है किसे, बोथ, दोनों को, किस किस को, हाई एंड लो लेवल लैंग्वेज को। तो पहले हम ये समझते हैं हाई लेवल एंड लो लेवल क्या होता है, उसके बाद हम समझेंगे मिडिल लेवल लैंग्वेज C प्लस कैसे बनी। हाई लेवल लैंग्वेज वो लैंग्वेज जो कि हम कम्युनिकेट करने के लिए यूज करते हैं, जैसे आप और हम इस वक्त हिंदी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं इसे समझने के लिए। देन सेकेंड पॉइंट इज दैट यहाँ पर क्या आया, लो लेवल। लो लेवल लैंग्वेज वो होती है जो कि कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है। अब देखो आपकी लैंग्वेज को कंप्यूटर नहीं समझता, इसे समझाने के लिए यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होता है। तो कंप्यूटर की लैंग्वेज कौन सी, लो लेवल। लो लेवल में हमारे पास जैसे कि एग्जांपल के लिए बाइनरी आती है, और बाइनरी के अंदर आपको पता है हमारे पास क्या होता है, 0 एंड 1 होता है। मेरा 0 हाँ अच्छे से बन नहीं पाया, बट हाँ ये मैंने 0 बनाने की कोशिश की थी। 0 एंड 1 डिजिट की लैंग्वेज होती है बाइनरी लैंग्वेज। तो ये कहाँ पे होती है, कंप्यूटर के प्रोसेसर के अंदर होती है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे पास CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसको हम ये जानते हैं कि वो एक इंटेल और AMD दो कंपनीज हैं आज की डेट में सबसे ज्यादा फेमस, जो इसे बनाती हैं, डेवलप करती हैं। इंटेल के कुछ प्रोसेसर के नाम लेता हूं, मे भी आपको पता होगा, जैसे कि i3, i5, i7, और इसमें भी अलग अलग जनरेशन आती है, जिसके अंदर कंप्यूटर की क्या बेसिक लैंग्वेज स्टोर होती है। हम जो भी यहाँ पर इसे कमांड देते हैं उसके अंदर जाके वहां पर कन्वर्ट होती है प्रोसेसर के अंदर जाकर। तो हमने कमांड कैसे दी, अपने के अकॉर्डिंग। मैंने यहाँ पर जैसे आपके सामने देखो, ये सारा इस वक्त जो आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, ये सारा टेक्स्ट हमारा हाई लेवल लैंग्वेज कहलाएगा। कंप्यूटर की 0 और 1 की लैंग्वेज इनकी बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्टर हो जाएगा तो वो लो लेवल कहलाएगा। अब जो मेरे हाई लेवल जो आपके सामने नजर आ रहा है कंप्यूटर के अंदर, जो कि 0 और 1 लैंग्वेज है, में कन्वर्ट करने का काम करेगा, वो हमारे कौन होते हैं, प्रोसेसर। उसके लिए उन तक बात पहुंचाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक इंटरमीडिएट चाहिए होता है, जो हमें कौन प्रोवाइड कराता है, C प्लस लैंग्वेज, जो कैसे बनकर आती है हमारे पास, मिडिल लेवल लैंग्वेज, यानी कि ये दोनों के अकॉर्डिंग वर्क कर पाते हैं। यहाँ पर आप जो वर्क करते हैं कंप्यूटर के डायरेक्टली आप जो कोड लिख सकते हैं, इसके अंदर दोनों तरह के हाई लेवल जैसे आपके सामने लिखे हुए आ रहे हैं, और बाइनरी कोड भी अगर आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं। तो ये दोनों के अकॉर्डिंग समझ लेगा। ओके, अगर ये दोनों के अकॉर्डिंग समझ लेगा तो आगे पॉइंट पर आते हैं कि और क्या क्या कर सकता है। तो हमें ये पता लग गया ये एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है जो कि हमारे पास हाई और लो दोनों को समझती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि मेरे पास यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया था, C प्लस इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन द पॉइंट इज दैट व्हाट इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को कई बार आपने समझा होगा, ऊप्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की शॉर्ट फॉर्म, ऊप्स बेस कॉन्सेप्ट। ऊप्स बेस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और देखो मेरे पास सबसे पहले क्या आता है, C प्लस सपोर्ट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देन द पॉइंट इज दैट मैं यहाँ पर ये समझना चाहूंगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होते हैं। यहाँ पर 4 को गलत है, काट के आप लिख दो 7।
वैसे तो हाँ 4 ही होते हैं मेन, पर यहाँ पर 7 है। 4 मेन कौन कौन से होती हैं मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन। बट हाँ जो कि हम जाने अनजाने इसके अंदर यूज डेफिनेटली करते हैं और इसके बिना ये लैंग्वेज हमारी अधूरी है। ओवरलोडिंग क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट, तो इन सभी को आप एक साथ मानकर चलेंगे। तो आप एक्चुअली 4 नहीं 7 मेजर पिलर्स मान चलेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। एक आइडियल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर 4 तो मेजर पिलर होते ही हैं, डेफिनेटली होने चाहिए। और C प्लस लैंग्वेज में कितने हैं? 7 पिलर्स हैं। पहला कौन सा है? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस ये कहता है कि आप यहाँ पर जो भी अपना वर्क करते हैं उसकी प्रॉपर्टीज को आप अपनी जूनियर क्लास में दे सकते हैं। तो इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से लेते हैं। पेरेंट्स की कल्चरल हैबिचुअल प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिक उनके चिल्ड्रंस के अंदर आ जाती है, दैट इज इनहेरिटेंस। यहां पर इसी तरह से आता है पॉलीमॉर्फिज्म, किसी एक ही चीज की बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स जिसका हम यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अभी जनरल पर्पस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पर जनरल एग्जाम्पल देके सिखा रहा हूँ। जब हम इसे प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो हम इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझेंगे। अभी के लिए समझने के लिए पॉलीमॉर्फिज्म को आप इस तरह से समझ सकते हैं। सपोज दैट योर फादर, आपके फादर एट अ वर्किंग प्लेस, वो एक एम्प्लॉय है या फिर एक ऑनर है जो कि प्रॉपर उसी के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। एट अ होम, वो आपके फादर हैं जो कि आप उसी के अकॉर्डिंग रोल प्ले करते हैं। बट इन फ्रंट ऑफ योर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर वो एक सन का रोल प्ले करते हैं, यानी कि पापा आपके एक ही है, बट वो अपने वर्क प्लेस पे अपने पेरेंट्स के सामने, आप यानी कि अपने चिल्ड्रन के सामने अलग अलग बिहेवियर के अकॉर्डिंग वर्क परफॉर्म करते हैं। तो ये क्या हो गया? पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि एक ही पर्सन एक ही ऑब्जेक्ट जिसकी अलग अलग बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और उसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर सकता है। नेक्स्ट आता है एनकैप्सुलेशन। एनकैप्सुलेशन हमें ये कहता है कि आप यहाँ पर अलग अलग चीजों को जोड़कर एक जगह पे कोलैप्स कर दीजिए और फिर उसका यूज कर लीजिए। सपोज दैट मेरे पास बहुत सारे बिखरे हुए पेन हैं और इनको मैंने क्या किया, पेन स्टैंड के अंदर डालकर जोड़कर एक कर दिया। अब मुझे जब भी मूव करना होता है मैं एक एक पेन को मूव नहीं करता, मैं पूरे पेन स्टैंड को उठा के दूसरी जगह पे रख लेता हूँ और उन्हें मूव करता हूँ। उनकी प्रॉपर्टीज जैसे चाहिए होती है वैसे यूज कर लेता हूँ। तो उनमें से कोई सी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज को निकाल कर भी मैं वर्क कर सकता हूँ और एक टाइम पर एक से ज्यादा। जैसे कि आप अपने स्कूल या कॉलेज वर्क करते वक्त 2 या 2 से ज्यादा पेन का मल्टीपल यूज करते हुए रेड ग्रीन ब्लू या फिर ब्लैक ग्रीन ब्लू पेन का यूज करते हुए वर्क परफॉर्म करती है। उसके बाद आता है हमारे पास एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्शन आपका डेटा हाइडिंग भी कहलाता है, जिसके अंदर आपके बैकग्राउंड में कोडिंग प्रोग्रामिंग वर्क या मशीनरी वर्क जो हो रहा है वो आपको नहीं पता और आगे आपके सामने कुछ पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म होकर आ रहा है जिसके अकॉर्डिंग आप वर्क करते हैं। ओवरलोडिंग हमें ये कहता है कि आप किसी चीज को जब आप यूज कर चुके हैं देन उसको रीडिफाइन करके आप एक अलग तरीके से यूज कर लें, दैट इज ओवरलोडिंग। क्लासेस क्या कहता है कि आप अलग अलग इंस्ट्रक्शंस ऑफ मेथड प्रोग्रामिंग को आप क्या करते हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर देते हैं। सपोज दैट मुझे जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन करनी है, यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस, प्लस माइनस डिवाइड इनटू सब्ट्रैक्ट मॉडुलस, ये 5 ऑप्शन करने हैं मुझे। इन 5 ऑप्शन को मैंने क्या किया, एक क्लास के अंदर डाल दिया। तो मैंने क्या कर दिया, इसे इन्हें एनकैप्सुलेट भी कर दिया और इनको एक बार एक जगह पर सेट करके रख भी दिया। दूसरा, अब जब इन सबको मुझे एक बार में कॉल करना है, ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं इसे कर लूंगा। तो इन सबको एक साथ कॉल करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो ये है 7 मेजर पिलर जिसके ऊपर आपकी C प्लस प्रोग्रामिंग का ओप्स कॉन्सेप्ट टिका हुआ है, जो कि आपका मेन है। तो पॉइंट इज दैट, क्या हम C प्लस लैंग्वेज के अंदर सारा वर्क सिर्फ ओप्स बेस पे ही करते हैं? नहीं,
सी प्लस लैंग्वेज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जिसके अंदर आप यहाँ पर जो वर्क करते हैं वो दो बेसिक तरीकों से करते हैं। पहला, आपको जब जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको डायरेक्टली यूज कर लीजिए, जो कि हमारा पुरानी बेसिक सी लैंग्वेज से रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं प्रोसीजरल बेस। और दूसरा कि हम इसका हर काम ऑब्जेक्ट बनाकर करें, जो कि उतने अच्छे तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो कि ऑन द स्पॉट हमें छोटी छोटी चाहिए होती है, तो वो तो प्रोसीजरल बेस के थ्रू ऐड होंगी। पर हाँ, जब मेरे को किसी चीज का बहुत बड़े क्राइटेरिया पे यूज करना है और उसको बार बार यूज करना है, बार बार क्रिएट करना है, तो मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू करूंगा। तो पॉइंट आता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि दोनों के बीच में हम डिफरेंस करके समझें कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है और नॉन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या थी, जिसको हम पीछे छोड़ आए। पीछे जो हमारी लैंग्वेज थी, जो कि इससे पहले आप सबको ने करके देखी थी, वो कौन सी थी? सी लैंग्वेज। और यहाँ पर कौन सी? सी प्लस। तो दोनों में डिफरेंस समझते हैं। अब सी प्लस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, हमने इसके ऊपर वर्क क्यों करना है, तो ये देखिए C and C++. C follows the procedural style programming, यानी कि आप यहाँ पर एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं और उसी के स्टाइल के अकॉर्डिंग प्रोग्रामिंग वर्क करते हैं। सपोज दैट आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की नीड है, वेरिएबल की नीड है, आपने गए और इसको यूज किया और वो कंज्यूम हो जाता है। एक एग्जांपल देता हूँ कैसे। आपको एक कप ऑफ टी चाहिए, जिसके लिए आप किचन में गए, आपने कुछ इंग्रेडिएंट्स को ऐड किया, जस्ट लाइक वाटर, मिल्क, शुगर, टी पाउडर। प्रोसीजर के अकॉर्डिंग इस वक्त मैं टी बनानी नहीं बता रहा आपको, प्रोसीजर के अकॉर्डिंग आप समझ लीजिए जैसे भी आप बनाते हैं, एक एक करके चारों इंग्रेडिएंट को पहले वाटर, देन मिल्क, देन टी पाउडर, देन शुगर ऐड कर दिया, बॉईल किया हमने इसे, देन उसके बाद फिल्टर किया कप में और हमने यूज कर लिया। देन आफ्टर दैट क्या हुआ? फिनिश। हमें अगर फिर से चाहिए तो अभी जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, सेम प्रोसेस आपको दोबारा करना पड़ेगा। यह है प्रोसीजरल स्टाइल प्रोग्रामिंग। बट अगर आपने क्या किया होता, इन चारों को एक जगह पर सेट करके रख दो, जैसे कि वाटर, शुगर, टी पाउडर, मिल्क, इन सबको एक जगह पे रख दिया। ये कहां पर होता है एक जगह पे? ऐसा मशीन के अंदर, टी मेकिंग मशीन में इन सबको एक जगह पे रख दिया जाता है। उसके बाद जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो इंग्रेडिएंट्स को ऐड करता है और आपके लिए टी रेडी करके दे देता है। समझने वाली बात क्या आती है, जब प्रोसीजरल स्टाइल के अकॉर्डिंग हमें जो चीज की रिक्वायरमेंट है हमने डायरेक्टली ले ली, बट C++ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट कर रहे हैं टी मेकिंग मशीन का, जो अलग अलग इंग्रेडिएंट को एक ही जगह पर जोड़ देता है। हाँ, आप इसके अंदर ये तो वर्क कर पा रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में कि आप जितनी बार बटन दबाएंगे इंग्रेडिएंट सारे उसके अंदर हैं, जितनी बार बटन दबाएंगे ऑटोमेटिक वो उतने कप टी रेडी करता रहेगा। तो आपको बार बार बनाने की जरूरत नहीं है, आपने एक बार पिया, फिनिश किया, बस एक बटन क्लिक करो, विद इन अ सेकेंड आपके सामने आ जाएगा। फिर भी ये ज्यादा बेहतर हमारा क्यों कहलाता है? ये इसीलिए कहलाता है क्योंकि देखो यहाँ पर अब माइनस पॉइंट बताता हूँ C++ के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के माइनस पॉइंट क्या हुए। यहाँ पर जब आपने मशीन बनाया तो आपने इसकी क्वांटिटी आपको सेट करनी पड़ी, वरना आप क्या करते थे, प्रोसीजरल के अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग ऑन द स्पॉट कम या ज्यादा करके एडजस्ट कर लेते थे। बट यहाँ पर आपको प्रोग्रामिंग सेट करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में प्रोग्रामिंग आप सेट करेंगे, ज्यादा या कम कितना करना है, कितनी देर तक बॉयल होना चाहिए, इन सारे को एक जगह पे सेट करके रखेंगे। तो उस तरह से मशीन भी ला के रखनी होगी, मशीन की कॉस्ट, वो इलेक्ट्रिसिटी यूज करेगी उसकी कॉस्ट, उसको बनाने में जो टाइम स्पेंड होगा आपका उसकी कॉस्ट। तो ये बहुत ज्यादा लेंथी वर्क हो जाता है। हाँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर आउटपुट जो आपको नजर आता है वो कम होता है, वर्क आपका ज्यादा लेंथी होता है, ये बिल्कुल सच्चाई है। बट आप अपने वर्क को एक बार करके रख लेते हैं और मल्टीपल टाइम यूज करते रहते हैं,
जबकि प्रोसीजरल के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आपने कम कोडिंग की है और आपका आउटपुट आ गया है, बट आपको यहाँ पर दोबारा से वही काम करने के लिए पूरी कोड को दोबारा करना पड़ता है। यानी कि सपोज दैट अगर मेरे को यहाँ पर कोई 0.3 टाइम चाहिए तो मैं 1 प्लस करूंगा, 1 प्लस करूंगा, 1 प्लस करूंगा, फिर उसके बाद मेरे को ये क्या होगा 3 टाइम आएगा। ठीक है, तो देखो मेरी मेहनत क्या हुई, 1 1 1 2 और 1 3, 1 को 3 टाइम मैंने लिखा था। अब इसके अंदर जितनी मर्जी डिटेल होगी, पर यहाँ पर मैंने क्या किया 1, अब मेरे को दोबारा नहीं लिखना, 1 इंटू कर दिया, मेरे को कितने टाइम चाहिए, मेरे को 3 टाइम चाहिए तो मैंने यहाँ पर 3 टाइम ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर 1 इंटू 3 हो गया 3 टाइम, जबकि 1 इंटू 1 इंटू 1 करना पड़ रहा है यहाँ पर, तो ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है और ये हमारा बहुत शॉर्ट में हो जाता है। हाँ, पर मेहनत थोड़ी ज्यादा लगती है इधर। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट को हम समझते हैं, डेटा इज लेस सिक्योर। एंड यहाँ पर क्या होता है कि सी प्लस लैंग्वेज में डेटा सिक्योर नहीं होता, और यहाँ पर देखिए सी प्लस लैंग्वेज यू कैन यूज मॉडिफायर्स। हम यहाँ पर मॉडिफायर यूज कर सकते हैं जो कि किसके अकॉर्डिंग होंगे, क्लास मेंबर के अकॉर्डिंग होंगे, जो कि उसको डेटा को सिक्योर कर सकता है। ये कैसे सिक्योर करता है, आपके डेटा को 3 स्पेसिफायर्स होते हैं जिसके थ्रू सिक्योर किया जाता है। एक पहला स्पेसिफायर पहला होता है पब्लिक, जो कि ऐसा स्पेसिफायर आपके कंटेंट को कहीं भी यूज करने के लिए परमिशन दे देता है। दूसरा स्पेसिफायर होता है प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या कहता है कि आप के जो प्रोडक्ट और जो आपकी डेटा डिटेल्स हैं वो केवल मेंबर पर्सन ही यूज कर पाएंगे। सपोज दैट जैसे कि आप एनआईटी के आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आपने एनआईटी ज्वाइन किया है, आखिर क्लासेस ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर वर्क कर पाते हैं। अब आउटसाइडर जिन्होंने इसको ज्वाइन नहीं कर पाया वो यहाँ पर आकर बैठकर यहाँ पर क्लास भी नहीं ले पाते। प्रोटेक्टेड वो होता है जिसके अंदर सारी वैल्यूज हमारे पास क्या होती है, एड ऑन होकर आती हैं, केवल मेंबर्स के लिए, बाकी और किसी के लिए नहीं होती। उसके बाद होता है प्राइवेट। प्राइवेट क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट, आपकी प्रॉपर्टीज केवल आप ही यूज करेंगे, कोई और नहीं करेगा। जैसे कि आज की डेट में मोबाइल बन चुका है एक प्राइवेट एसेट्स, जो सिर्फ आप ही यूज करते हैं, आपका फोन कोई और यूज नहीं करता। इसी तरह से कुछ और प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे योर क्लोथ्स, योर शूज। ओके, तो ये सब आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टीज हैं। तो इनके थ्रू हम क्या करते हैं, अपने डाटा मेंबर्स को स्पेसिफाई करके उसको सिक्योर बना लेते हैं, जबकि सी में हम नहीं बना पाते। क्यों? क्योंकि प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड वर्क क्लास के थ्रू करता है और क्लास तो होती ही नहीं सी लैंग्वेज में, इसलिए सी लैंग्वेज सिक्योर नहीं है, और सी प्लस में क्लास है इसलिए सिक्योर है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट थर्ड पॉइंट के अंदर, सी फॉलोज टॉप टू डाउन अप्रोच। हाँ, सी प्लस टॉप टू डाउन अप्रोच को फॉलो करता है, यानी कि प्रोग्राम जब आप उसको बनाते हैं टॉप से उसे रीड करना स्टार्ट करता है, नीचे की तरफ आता है और आउटपुट आपके सामने आ जाता है। बट यहां पर ये बात गलत लिखी है, बॉटम टू टॉप अप्रोच नहीं, ये टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप दोनों अप्रोच को फॉलो करता है। अब क्लियर करता हूं कैसे। जब आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो ये क्या करता है, सी प्लस की बात बता रहा हूं। जब अपना प्रोग्राम लिखते हैं तो सी प्लस में क्या होता है कि ये आपके प्रोग्राम को ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करता है। देखा कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर रखा है, ठीक है रीड कर लिया। आपने फंक्शन क्रिएट कर रखा है, ठीक है रीड कर लिया। आपने क्लास बना रखी है, ठीक है रीड कर ली। सिर्फ रीड करके अपने पास स्टोर करके रख लेता है, उसके अंदर जाके उसको फॉलो नहीं करता। फॉलो कब करना स्टार्ट करेगा, जब तक उसे मेन नहीं मिल जाता। जैसे ही मेन मिलता है वो उसके अंदर जाके उसको फॉलो करना स्टार्ट करता है। अब नोटिस करता है मेन के अंदर जो आपने ऑब्जेक्ट बनाकर कॉलिंग कर रखी है, सबसे पहले किसकी की गई है, ऊपर जो कि मेरे पास सीक्वेंस था वेरिएबल, फंक्शन एंड क्लास का। ये मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाऊंगा, अभी ओरली समझिए। जैसे कि मेरे पास 3 वैल्यूज, 3 डेटास हैं, एक है वेरिएबल, दूसरा फंक्शन, तीसरा क्लास।
बट अगर आपने पहले नंबर पे जो डिफाइन कर रखा है वेरिएबल, दूसरे नंबर पे आपने डिफाइन किया था अपने फंक्शन, तीसरे नंबर पे डिफाइन किया था क्लास, अब आपकी है कॉलिंग की बारी। कॉलिंग हमने पहले कर लिया फंक्शन, तो फंक्शन में का आउटपुट पहले आएगा। आपने अपने वेरिएबल को बाद में कॉल किया, पहले आपने कॉल कर लिया क्लास को, तो क्लास का आउटपुट पहले आएगा। लास्ट में वेरिएबल को कॉल किया तो वेरिएबल, या फिर आपने कॉल ही नहीं किया तो उसका आउटपुट ही नहीं आएगा, भले ही आपने ऊपर डिफाइन करके रखा हो। तो इसलिए कहा जाता है C प्लस बॉटम टू टॉप अप्रोच वर्क करता है, क्योंकि मेन के अंदर जब वो जाता है तो उसके अंदर वो देखता है एट द अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ कॉलिंग, कॉलिंग के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग बॉटम जो कि आपने सबसे एंड में मेन लिखा हुआ है, वहां से ऊपर की तरफ जो आपने वैल्यूज दी होती हैं उनके अकॉर्डिंग आउटपुट लेकर आता है। और अगर ये कोई ऐसी वैल्यू चेक करता है जो कि आपने डिफाइन ही नहीं कर रखी ऊपर और नीचे उसे कॉल कर लिया है, उस पॉइंट पर एरर जनरेट कर देगा। चलिए इसे हम प्रैक्टिकल में समझते हैं, अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। फोर्थ पॉइंट हमें कहता है C डज नॉट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करता, ये फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट करता है। इट मींस हम फंक्शन के अंदर रीडिफाइन कर सकते हैं और उसके अंदर डेटा डिटेल्स दे सकते हैं। इन C लैंग्वेज यू कांट यूज फंक्शन स्ट्रक्चर, और यहाँ पर हम फंक्शन स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम ये बता सकते हैं कि कब कौन कहाँ पर कैसे एक्सप्लेन होगा, डिफाइन होगा और वर्क करेगा, जिससे प्रोग्राम को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट आता है C डज नॉट सपोर्ट रेफरेंसेबल वेरिएबल। रेफरेंस वेरिएबल किस तरह से होते हैं, उनके आगे ना ये जो एंड का सिंबल होता है ये लगा होता है, इस तरह के सिंबल्स को सपोर्ट नहीं करता C, बट C++ करता है। इसके थ्रू बेनिफिट ये होता है कि वैल्यू हमारी अकॉर्डिंग टू कोड स्टोर हो पाती है, और अगर आपने पॉइंटर दे रखी है तो एग्जैक्ट पॉइंट आउट के अकॉर्डिंग वो प्रिंट भी हो पाती है, जिसको हाँ डेफिनेटली हम प्रैक्टिकल सेशन के अंदर समझेंगे। अब C के अंदर इन C लैंग्वेज प्रिंट करवाने का जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, scanf जब यूजर से गेट की जाती है वैल्यू, printf जब वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाता है। तो ये इनपुट और आउटपुट के लिए होती है। यूजर से इनपुट लेने के लिए हम कहते हैं cin, C के अंदर यूजर इंसर्ट करता है इनपुट, और यहाँ पर आउट, यहाँ पर आपका मैसेज प्रिंट करता है C आउटपुट। तो आउटपुट में क्या आता है, मैसेज आपका प्रिंट होकर आता है। तो इन दोनों के अंदर मैसेज को एक्सेप्ट करना, यूजर से वैल्यू को एक्सेप्ट करना, या फिर यूजर तक अपनी मैसेज को पहुंचाना, दोनों डिफरेंट है। अब यहाँ पर देखिए ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जैसे कि आपने ऊपर समझा था फंक्शन ओवरलोडिंग, ये हमने समझा था ना, यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं वर्क कर पाती, उसी तरह से वेरिएबल ओवरलोडिंग भी यहाँ पर वर्क नहीं कर पाती, बट यहाँ पर वेरिएबल ओवरलोडिंग पॉसिबल है C+ में। यहाँ पर देखिए यानी आप वैल्यू को रिडिफाइन कर पाते हैं। 9 पॉइंट के ऊपर आता हूँ, यहाँ पर क्या रहा है, C प्रोग्रामिंग आर डिवाइड इनटू प्रोसीजर एंड मॉड्यूल्स। C+ प्रोग्रामिंग डिवाइड प्रोसीजर एंड मॉड्यूल्स, ये प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलते हैं, और मॉड्यूल मतलब कि अगर आप प्रोजेक्ट बेस्ड प्रोग्राम के ऊपर वर्क कर रहे हैं तो आप मॉड्यूल बना कर यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर ये इसने फैसिलिटी आपको दी है कि आप डिवाइड कर सकते हैं फंक्शन और क्लास के अकॉर्डिंग। आप चाहें तो अलग से इसके अंदर भी अलग अलग क्लासेस को बनाकर वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। आते हैं C डज नॉट प्रोवाइड फीचर ऑफ नेम स्पेस। तो नेम स्पेस समझते हैं। नेम स्पेस एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बता दो, वैसे तो काफी है, एक बताता हूँ नेम स्पेस जिसका नाम है STD। STD नेम स्पेस ये किस लिए होता है, C++ लैंग्वेज में कुछ कीवर्ड ऐसे होते हैं जो कि मेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्लास के थ्रू आते हैं, जो कि IOStream IO.h जो हमारे इनपुट आउटपुट स्ट्रीम के अंदर वो स्टोर है, जो कि मेरा नेम स्पेस वहां से आता है। इससे रिलेटेड कुछ कीवर्ड बताता हूं, जैसे कि cin, देखो यहां पर भी दिया गया
सी इन, सी आउट, या फिर एंड एल, ई एन डी, ई एन डी एल, एंड एल का यूज होता है न्यू लाइन के लिए। ये सारे कीवर्ड जो कि मेरे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी के अंदर स्टोर है, मैं नेम स्पेस के अंदर स्टैंडर्ड को डिफाइन करके डायरेक्टली इन कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ। मेरे को बार बार स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा बेनिफिट वाली बात है, जो कि ऐसा कुछ भी नहीं होता सी लैंग्वेज के अंदर। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है एक्सेप्शन हैंडलिंग। अगर आपको पता लग जाता है कि मे बी यूजर शायद किसी वजह से एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मिस्टेक जनरेट कर सकता है, और आप इंटेलिजेंट आप ये भी सोच सकते हैं कि यूजर क्या मिस्टेक जनरेट कर सकता है। सपोज दैट मैं दो वैल्यूज के बीच में डिवाइड करवा रहा हूं, पर मुझे पता है अगर मैंने 0 दे दी तो एरर आएगा, तो यूजर भी कहीं ये मिस्टेक ना कर बैठे, तो यहाँ पर उसके बारे में पहले से ही एक्सप्लेन करके रखना सी के अंदर पॉसिबल ही नहीं था, बट हमारे पास यहाँ पर ट्राई कैच ब्लॉक होने की वजह से सी प्लस के अंदर पॉसिबल है कि आप यहाँ पर पहले से ही डिफाइन करके रख सकते हैं कि मे बी शायद यूजर फ्यूचर में ये मिस्टेक कर देगा, जिसका पहले ही सोल्यूशन मैं यहाँ पर लिख दूं और यूजर को पता लग जाए कि वो जो वर्क कर रहा है दैट इज रॉन्ग, और अकॉर्डिंग टू राइट मेथड कैसे वर्क करना है। तो यहाँ पर हमने ये समझा कि दोनों लैंग्वेज के बीच में डिफरेंस क्यों है, हम सी को छोड़कर सी प्लस प्लस में क्यों आ गए, या फिर सी जो कि हमने सीखी थी वो एक बेसिक लैंग्वेज थी, अब हमने एडवांस वर्क करने तो सी प्लस प्लस में क्या एडवांस वर्क कर पाएंगे। हमने ये 11 पॉइंट को समझा। समझने के बाद पॉइंट आता है कि अगर मैं इन सबको समझ लेता हूँ, सीख लेता हूँ, अगर इन पॉइंट्स को जो मैंने समझा है एज अ थियोरेटिकली प्रैक्टिकली भी मुझे ये सब आ जाता है, तो विद द सी प्लस प्लस लैंग्वेज मैं क्या कर पाता हूँ। तो आगे मैं अब आपको कंटिन्यू सी प्लस लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा, क्योंकि मेरा मेन टॉपिक यही है। हो सकता है कई बार गलती से मैं सी प्लस प्लस ना बोलकर केवल सी बोल दूं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सी के बारे में बात करूं। मैं अब हमेशा आपसे सी प्लस के बारे में ही बात करूंगा। ठीक, जब मुझे सी के बारे में बात करनी होगी तो मैं अलग से हाईलाइट करूंगा ओल्ड लैंग्वेज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अब हम यहाँ पर समझते हैं। बाय द हेल्प ऑफ सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सी प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प के थ्रू वी कैन डेवलप, हम डेवलप कर सकते हैं क्या, अलग अलग टाइप की एप्लीकेशन। और वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, देखो यहाँ पर 4 मेजर दी गई हैं जो कि उनके प्लेटफॉर्म्स है एक्चुअली। पहली है विंडोज एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जो कि विंडो के अंदर चलती है। अब मैं यहाँ पर डेस्कटॉप के ऊपर आता हूँ, देखता हूँ मेरे सामने कुछ एप्लीकेशन के आइकन आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए मेगा, विजुअल, एसएसएम, टर्बो, टेलीग्राम, कैमटासिया, ये जो कुछ एप्लीकेशन के नाम आ रहे हैं, ये सारी एप्लीकेशन मेरी डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। इनमें से कुछ एप्लीकेशन जो कि हमारे सी प्लस के अंदर भी बनी है और आगे आप फ्यूचर में भी इस कोर्स को करने के बाद बना पाएंगे, तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, विंडोज एप्लीकेशन। उसके बाद होती है क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन, जो कि मेरे पास क्या है, सर्वर बेस के ऊपर चलती है। डिवाइस ड्राइवर अब मेरे पास क्या कहलाते हैं, डिवाइस ड्राइवर हमारे पास ये कहलाएंगे कि आप यहाँ पर साउंड के लिए, वीडियो के लिए, वेबकैम के लिए, माउस के लिए हम कुछ ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद ही हम उसके थ्रू वर्क कर पाते हैं। तो उस तरह की एप्लीकेशंस को लेकर इंस्टॉल करना और सिस्टम को बताना कि एक्चुअली जो हमने पर्टिकुलर डिवाइस कनेक्ट की है उसके थ्रू हम क्या करना चाह रहे हैं, वो आप डिवाइस ड्राइवर्स के थ्रू यहाँ पर बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है एम्बेडेड फ्रेमवर्क्स। ये वो सारी एप्लीकेशन होती है जो कि स्पेशल पर्पस टास्क के लिए एक डिवाइस के अंदर स्टोर कर दी जाती है। ठीक उस तरह से जैसे कि आप समझते हैं रिमोट के मदरबोर्ड के अंदर डाली गई एक एप्लीकेशन, उसकी हेल्प के थ्रू वो पर्टिकुलर रिमोट किसी एक टीवी को कंट्रोल कर पा रहा है, रिमोट जिसके अंदर एप्लीकेशन डाली गई है वो किसी एक एसी को कंट्रोल कर पा रहा है।
तो ये हमारे पास क्या होते हैं, एम्बेडेड फ्रेमवर्क एप्लीकेशंस। ठीक, इनको परफॉर्म करने के बाद मेरे को ये पता लगता है कि C++ लैंग्वेज जो कि अलग अलग क्राइटेरिया पे कहाँ पर यूज करती है। तो नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पर आता है कि C++ प्रोग्रामिंग, जिसके यहाँ पर बेसिक फंडामेंटल दिए गए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो इसके बेसिक फंडामेंटल है, ये हमें क्या कहते हैं। इन C++ दिस ट्यूटोरियल, आप इस ट्यूटोरियल के अंदर जो समझने वाले हैं, C++ प्रोग्रामिंग जो कि हमारे पास है, वो हमारे पास कंपाइलर के साथ कंपाइल कैसे होगी, इजी टू चेंज प्रोग्रामिंग कोड हम कैसे चेंज करके उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। तो देखिए एक प्रोग्राम एग्जांपल आपके सामने रखा गया, मोस्ट स्मॉलेस्ट प्रोग्राम इन C++। इससे छोटा शायद ही कोई प्रोग्राम बन पाए, मुझे नहीं लगता इससे छोटा कोई प्रोग्राम होगा, जिसके अंदर क्या किया गया, हैश इंक्लूड कराया गया IO इनपुट आउटपुट स्ट्रीम को इंपोर्ट कराया गया, जिसके अंदर यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड का यूज किया गया, ताकि हम इसके अंदर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का एक कीवर्ड जिसका नाम है cout को यूज कर सकें, जिसको डिफाइन कर दिया गया मेन के अंदर मेरे को जब अपना मैसेज प्रिंट करवाना होता है इन C लैंग्वेज, आप जितने भी अपने प्रिंटिंग वर्क है मेन के अंदर आके करते हैं, और जब तक मैं आपको मेन से बाहर ना बता दूं किस तरह से करना है, तो आप तक आप यही मानिए कि सब कुछ सारा A to Z वर्क आपने मेन के अंदर ही ऐसे ही करना है, जिसके अंदर ये साइन होते हैं वैल्यू को इंसर्ट कराने के, जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं। अपने मैसेज को आप इन्वर्टेड कॉमास के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और मैसेज खत्म होने के बाद टर्मिनेट कर देते हैं। अंदर ये जो मैंने लिखा हुआ है हेलो C++, ये जो भी लिखा हुआ है, ये जिसको मैंने अब यहाँ पर कट भी कर दिया है, इसका मतलब इसकी जगह आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक, इसकी जगह आप कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, पर बाकी जो है आपके सारा सिंटेक्स है वो एज इट इज सेम टू सेम आएगा। हर प्रोग्राम के अंदर ये बेसिक सिंटेक्स आएगा ही, मेरे कट वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी जो पोर्शन है। ठीक, ये हमारा पहला बेसिक प्रोग्राम है। अभी मैंने सिर्फ दिखाया है और ये बताया कि इस फाइल को जब सेव करना है तो main.c++ के नाम से कर दें या फिर जो भी आप देना चाहते हैं। सेव करके नहीं दिखाया, अभी प्रैक्टिकल नहीं कराया, क्योंकि मेरा अभी थ्योरेटिकल सेशन खत्म नहीं हुआ। अगले पॉइंट की तरफ आगे आता हूँ, थ्योरेटिकल कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, C++ हिस्ट्री, जो कि आप इसे करना चाह रहे हैं, एक्चुअली कब कहाँ से कैसे आया और इसकी स्टार्टिंग कैसे होती है। तो देखो, C+ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन 1980। 1980 में ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी डेवलप्ड होकर आई थी बाय बेंजनेर स्ट्रूस्ट्रप एट बेल लेबोरेटरीज में। तो इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था किसके अंदर, AT&T बेल लेबोरेटरीज में। तो AT&T जो कि लेबोरेटरी है, जो कि कहाँ की है, अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राम, लोकेटेड इन यूएसए की एक लेबोरेटरी है जिसके अंदर ये स्टोर होकर आई थी। तो बेंजनेर स्ट्रूस्ट्रप जो कि थे इज नोन एज फाउंडर ऑफ C++ लैंग्वेज, वो फाउंडर कहलाते हैं C++ लैंग्वेज के। इनकी C के बाद C+ लैंग्वेज के सारे कॉन्सेप्ट, आइडियाज, उनके थॉट्स जो आए थे इन्हीं के थ्रू आए थे। तो देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, C+ लैंग्वेज एडिंग द फीचर oops कॉन्सेप्ट। इसके अंदर मेन जो फीचर ऐड हुआ था oops, जिसको हम पीछे पढ़ रहे थे, oops ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, चेंजिंग द C कंपोनेंट्स, और C के कंपोनेंट्स को चेंज किए बिना। मतलब कि C+ लैंग्वेज को अगर आप देखें तो वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है किसके थ्रू, C के थ्रू। ज्यादातर कॉन्सेप्ट उसी के यूज हो रहे हैं। प्लस मैं एक और बात आपको यहाँ पर क्लियर कर दूंगा जो ये लिखी नहीं है, यहाँ पर एक पुरानी लैंग्वेज है सिमला 67, आप गूगल भी करेंगे तो आपको मिलेगा, से बहुत ज्यादा फीचर्स को ऐड किया गया है, जिसके अकॉर्डिंग
यहाँ पर रिलेवेंट होता है प्रोग्रामिंग के अंदर सुपर सेट के अकॉर्डिंग, यहाँ जिसके थ्रू आप यहाँ पर वर्क कर पाते हैं, मल्टी कॉन्सेप्ट बेस इसके अंदर वर्क हो पाता है। तो आते हैं प्रोग्रामिंग की डेवलपमेंट और इसके फीचर्स को समझते हैं, क्या क्या किस तरह से वर्क करते हैं। फीचर्स अगर आप यहाँ पर देखेंगे C++ लैंग्वेज के, तो देखिए ये सारे मेजर पिलर्स दिए गए हैं C+ लैंग्वेज को समझाने के लिए। पहला है मिडल लेवल, जो कि हमने यहाँ पर पहली स्लाइड के अंदर समझा था कि एक मिडल लेवल लैंग्वेज है जिसके अंदर हाई और लो दोनों आती हैं। सेकंड पॉइंट स्ट्रक्चर, जो कि मैंने सेकंड स्लाइड के अंदर समझा था। स्ट्रक्चर बेस हम यहाँ पर वर्क कर सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर डिफाइन करने के बाद हम एक्सप्लेनेशन कर पाएंगे। रिच लाइब्रेरी, यहाँ पर आपको बहुत सारे अलग क्राइटेरियाज मिलेंगे परफॉर्म करने के लिए, जो कि आपके सी के अंदर भी नहीं थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जिसके थ्रू मुझे पता लगता है कि मैं इसके अलग अलग पॉइंट्स को एक जगह पर लिखकर ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज कर पाता हूं, जिसे हम ओप्स बेस भी कहते हैं। रिकर्शन के अकॉर्डिंग क्या है कि आप यहाँ पर जो वर्क करते हैं उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोग्राम को रिकॉल कर सकते हैं, यानी एक ऐसा प्रोग्राम आप डेवलप कर सकते हैं जो कि खुद को कॉल करेगा, जिसके थ्रू रीयूजेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये अगर खुद को कॉल करता रहेगा तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहेगा, हम इसके अंदर पॉइंट्स दे सकते हैं इसको स्टॉप और स्टार्ट करने की, किस पॉइंट पे स्टार्ट और कब तक अपने आप को कॉल करने के बाद ये स्टॉप हो जाए। हाँ, हम यहाँ पर पॉइंटर्स बेस वर्क कर पाते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक लोकेशन आपको प्रोवाइड करा पाता है वर्क परफॉर्म करने के लिए। कंपाइलर बेस्ड है, कंपाइलर के बारे में अब तक मैंने आपको यहाँ पर नहीं बताया। कंपाइलर को अगर मैं क्लियर करूँ तो यहाँ पर C+ का आपका जो प्रोग्राम होगा वो आपने अपनी लैंग्वेज में लिखना है। सिस्टम आपकी लैंग्वेज को नहीं समझता, तो सिस्टम की लैंग्वेज में इसको एक्सप्लेन करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या कंपाइलर है, जो कि आपके प्रोग्राम के कोड को लेंगे और उसको सिस्टम कोड के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, और जो सिस्टम कोड के अंदर डेवलप हो चुका है आप उसी exe फाइल को रन करके इसके ऊपर वर्क करते हैं। फास्टर है, यस, आप एक बार कोड के ऊपर वर्क करते हैं वो बिल्ड होकर आपके पास आ जाता है विद द हेल्प ऑफ कंपाइलर, जिसको आप बार बार यूज कर पाते हैं, जो कि काफी फास्ट वर्क करता है। उसके बाद आता है एक्सटेंसिबल। एक्सटेंसिबल इट मीन्स आप यहाँ पर इसके मल्टी एक्सटेंशंस प्लस आप यहाँ पर प्रोग्राम के मल्टी फाइल्स को जॉइंट कनेक्ट करके वर्क कर सकते हैं, जो कि हमारे प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। मेमोरी मैनेजमेंट, अगर आपने किसी फीचर को डिफाइन कर दिया है और उसको बाद में चाहते हैं कि वो वैल्यूज को यूज करना बंद कर दे, तो आप यहाँ पर उसके अकॉर्डिंग मेमोरी मैनेजमेंट बहुत इजीली कर पाते हैं। ये वेरिएबल्स और मेथड्स के अकॉर्डिंग मेमोरी इंक्रीज और डिक्रीज करता रहता है। सिंपल टू यूज एंड डिफाइन, हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट पॉइंट सिंपल टू यूज एंड डिफाइन है, हाँ बिल्कुल है। लास्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पोर्टेबल। बिल्कुल ये पोर्टेबल है, बहुत कम मेमोरी यूज करता है, आप इसके अंदर इजीली वर्क कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर यूज कर सकते हैं। तीनों मेजर प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं हमारे? एप्पल, लिनक्स और विंडोज के ऊपर ये वर्क करता है, तो इसलिए हम इसे पोर्टेबल भी कहते हैं, ताकि हम इसके ऊपर, क्योंकि हम बहुत अच्छे से वर्क भी कर पाते हैं। तो C++ के जो फीचर्स हमने यहाँ पर समझे, फीचर को समझने के बाद पहला प्रोग्राम आता है। ये जो पहला प्रोग्राम आता है इसके ऊपर वर्क हम नेक्स्ट क्लास से करना चालू करेंगे, हम सब मिलकर। आज की क्लास को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। गुड डे एवरीवन, सी यू टुमारो। बट वेट, उससे पहले, कॉल को कट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन प्लीज शेयर विद मी। इफ यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ डाउट देन यू कैन कट माय कॉल। तो जैसा कि मुझे यहाँ पर मैसेजेस जो आपके आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कि अभी आपके नो डाउट्स, नो सर, ऑल क्लियर, ठीक है। आपके पॉइंट्स पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये सब पॉइंट्स क्लियर है। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स के साथ। गुड एवरीवन।